नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पिछले 2 कक्षाओं से बात कर रहे हैं कार्यपालिका के विभिन्न अंगों के बारे में, उनके संगठन के बारे में, वो उसकी कार्यप्रणाली के बारे में, कौन कौन से उसके सदस्य होते हैं, उनके क्या अधिकार हैं, उनकी क्या शक्तियां हैं, इसके बारे में हमने सबसे पहले कार्यपालिका क्या होती है ये जाना। फिर हमने जाना कि हमने कौन सी प्रणाली अपनाई, तो संसदीय प्रणाली की बात हमने की। इसके बाद हमने राष्ट्रपति की चर्चा की, प्रधानमंत्री की चर्चा की, उनके कार्य एवं शक्तियों की चर्चा की। तो जब हम राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों की बात कर रहे थे तो वहाँ हमने कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियों तक की विवेचना कर ली थी। उम्मीद है कि आप इसे समझ सके होंगे। अगर आपकी समझ में कोई परेशानी होती है तो आप पुनः पुनः इस कक्षा में शामिल हों, और अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो उससे संबंधित कमेंट्स आप भेज सकते हैं। अपने क्वेश्चंस भी, जो प्रश्न आपके मन में उठते हैं या जहां आपकी समझ नहीं बन पाती है, आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसी क्रम में हम बढ़ेंगे आज आगे और हम बात करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की। तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनकी न्यायिक शक्तियों को हम इस स्लाइड में देखेंगे और हम उसे विवेचित करेंगे। तो राष्ट्रपति के 3 शक्तियों की हमने बात कर ली थी। अब जो है उनके पास क्या क्या जुडिशियरी यानी कि न्यायिक शक्तियां हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय से दंडित किसी अपराधी को क्षमा करना, उसका दंड कम करना या दंड को निलंबित करना। अब हम इसे थोड़े बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि वह क्षमा किस आधार पर कर सकते हैं। अगर किसी अपराधी जिसे कि नीचे के न्यायालय से सज़ा हो चुकी है, फिर उसने अपील की उच्च न्यायालय में, तो वहाँ से भी वो सज़ा पा चुका है, सर्वोच्च न्यायालय से भी सज़ा पा चुका है, उसके बाद उसके पास उस सज़ा को भुगतने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। ऐसे में एक अंतिम जो है रास्ता, वो उसे दिखता है कि वह राष्ट्रपति के पास अपनी अर्जी भेजे कि उसके अपराध को क्षमा कर दिया जाए, यानी कि माफ़ कर दिया जाए। तो राष्ट्रपति अगर चाहें तो उसे क्षमादान दे सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी कई बिंदु काम करते हैं। राष्ट्रपति किसी गंभीर किस्म के अपराधी को क्षमा नहीं करते और इस पर भी वो विचार विमर्श करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो हमारी संसद है, जो हमारी मंत्रिपरिषद है, इसके बाद विचार विमर्श के बाद ही किसी अपराधी को क्षमा करने, दंड को निलंबित करने, कम करने, जिसे लघुकरण करना भी कहते हैं, इस तरह के आदेश को वो जारी करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि जैसे किसी अपराधी को मृत्युदंड की प्राप्ति हुई है तो राष्ट्रपति उसके मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। अगर आजीवन कारावास की सज़ा हुई है तो आजीवन कारावास की अवधि को कम कर सकते हैं, या उसके सज़ा पाने के समय को थोड़ी देर के बाद लागू करने को कह सकते हैं। ऐसे में कुछ जो शर्तें लागू होती हैं, जैसे अगर कोई महिला है और वह गंभीर अपराधों के लिए उसने सज़ा की प्राप्ति की है, तो अगर वह गर्भावस्था में है तो यह विचार योग्य होता है। साथ ही साथ कोई अपराधी अपराध के बावजूद जब वह सज़ा काट रहा होता है और उसका आचरण, व्यवहार, उसमें बदलाव की उम्मीद होती है या बदलाव दिखता है, ऐसे में भी अपराधी के अपराध को क्षमा करना, दंड कम करना या उसे निलंबित करने का आदेश जारी किया जा सकता है। और यह निर्णय राष्ट्रपति
जारी करते हैं। दूसरा जो बिंदु है, बशर्ते कि उसका अपराध संघ की कार्यपालिका संबंधी शक्ति की सीमा में आता हो या मृत्युदंड का मामला हो। अभी हमने बात की थी कि मृत्युदंड पाए हुए अपराधी या और भी देशद्रोह का मामला हो या किसी हत्या का मामला हो, कोई जघन्य अपराध जहां बर्बरता या क्रूरता की सीमा पार कर की गई हो, यहाँ कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति की बात हमने की थी, जो कार्यपालिका की शक्तियाँ हैं, तो उसके उल्लंघन का मामला हो, जैसे कि देशद्रोह का मामला, आतंकवाद का मामला, उसे समर्थन देने का मामला, तो ये सारी चीज़ों से संबंधित जो भी बातें होती हैं जिन्हें सज़ा मिलती है, उन पर राष्ट्रपति विचार करते हैं और अपराध को लघुकरण करना, क्षमा करना या निलंबित करने का आदेश जारी करते हैं। और अब इसके बाद हम राष्ट्रपति के कुछ और जो बिंदुवार हम देखेंगे, उन चीज़ों पर बात करेंगे कि जब किसी की नियुक्ति होती है तो जाहिर है कि उनकी पदच्युति भी हो सकती है, यानी कि वो अपने पद से विमुक्त भी किए जा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति को हटाना चाहे, फिर वह किस तरह से अपनी याचिका लाएगा या उसकी जो प्रक्रिया है, हटाने की प्रक्रिया, या अगर कोई आरोप गठित होता है या कोई आरोप साबित होता है, तो इन सबों की प्रक्रिया के बारे में हम बिंदुवार इस स्लाइड्स के माध्यम से देखेंगे और अभी हम आपको विस्तार पूर्वक इसकी जानकारी देंगे। सबसे पहले हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह एक अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा होता है, जिसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। हम यह जो वाक्य है या कथन है, इसमें कई चीज़ें हैं। आपने देखा अप्रत्यक्ष निर्वाचन और दूसरा है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का अर्थ है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं करती, उसे नहीं चुनती। तो फिर राष्ट्रपति को चुनता कौन है? ये राष्ट्रपति को जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं। यानी कि जनता को चुनने में विधानमंडल के सदस्य, संसद के सदस्य शामिल होते हैं, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। यह क्या है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अर्थ है अनुपात के अनुसार किसी भी राज्य का मत मूल्य निर्धारित होता है। मत मूल्य का अर्थ कि किसी ने एक मत दिया तो उसका भार कितना है। आपने देखा होगा कि अगर हमें सब्जियां लेनी होती है, आधे किलो लेनी है, तो हम तराजू पर एक तरफ क्या रखते हैं? आधे किलो का वाट रखते हैं, और दूसरी तरफ फल, सब्जियां या जो भी चीज़ें लेनी हो उसी अनुपात में, मतलब कि भार के अनुपात में सामान को रखते हैं। और जब देखते हैं कि यह दोनों बराबर हो गया है तो हम कहते हैं कि हमें आधा किलो सामान मिल गया है। अब अगर हम एक तरफ एक किलो का वाट रखें या आधा किलो का वाट रखें, लेकिन दूसरी ओर जो है कम मात्रा रखें, आधे किलो से कम की मात्रा रखें, तो क्या वह बराबर कहा जाएगा, आनुपातिक कहा जाएगा? नहीं, वो नहीं कहा जाएगा। हम हमेशा ये मानेंगे कि वह भार के अनुपात में कम है या भार के अनुपात में ज़्यादा है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से संबंधित मसला यही है कि हमारे जो राज्य हैं, कोई राज्य बहुत छोटे हैं, कोई बहुत बड़े हैं, जनसंख्या के अनुपात में, आकार के अनुपात में, घनत्व के अनुपात में, आर्थिक आधार के अनुपात में, फिर भी जनसंख्या के अनुपात को ही लेकर मोटे तौर पर मत का भार जो है वह निर्धारित किया जाता है। जहां सिक्किम हमारे यहाँ अभी 1971 में जो जनगणना हुई थी, उसमें उसी आधार पर अभी तक मतभार की जो गणना होती है वो की जाती है। तो सिक्किम को जहां 7 मतभार दिया गया था, वहीं उत्तर प्रदेश को कहीं बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ जनगणना के हिसाब से राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में मत मूल्य
या जो मतभार है वह प्रदान किया जाता है। इसे ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। दूसरा जो बिंदु है, इसमें एकल संक्रमणीय मत पद्धति का उपयोग होता है। मतलब कि अगर एक सदस्य हैं तो वो सिर्फ एक ही मत देंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार नहीं दे सकते। बहुत पहले यह पद्धति थी कि बहुत पहले पुराने समय में विकसित जो देश हैं वहाँ जो विद्वान होते थे उनके मतों का भार ज़्यादा होता था। उसे बच्चों आप इस तरह से समझिए कि अगर वो 1 वोट देते थे तो उनका मत भार 5 माना जाता था या 10 माना जाता था। उसमें धार्मिक नेता हो सकते थे, पढ़े लिखे बहुत विद्वान, जो वैज्ञानिक है वो हो सकते थे, बड़े लेखक हो सकते थे, प्राध्यापक हो सकते थे। तो उस अनुपात में उनके मतों का भार निर्धारित किया जाता था। लेकिन एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति है उसमें एक व्यक्ति एक ही मत का अधिकारी होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व के हिसाब से उसके मत का भार निर्धारित किया जाता है। और अब हम बढ़ते हैं इस स्लाइड की ओर, आगे की ओर, जहां हम निर्वाचन प्रणाली से संबंधित अन्य बिंदुओं को देखेंगे कि उनके मत मूल्य की गणना किस तरह से होती है। अभी अभी हमने बात की कि अप्रत्यक्ष राष्ट्रपति का चुनाव जो है वह अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व से होता है। जनता सीधे भाग नहीं लेती, बल्कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, विधायक और सांसद, जो संसद के सदस्य और विधायक विधानमंडल के सदस्य होते हैं, वोट देते हैं। एकल संक्रमणीय पद्धति की भी बात की, यानी कि एक वोट का एक मूल्य होता है। भार अलग हो सकता है लेकिन मूल्य एक ही होता है, तो जो जनसंख्या पर आधारित होता है। ये सारी बात हम कर चुके हैं। तो अब हम जानेंगे कि किस तरह से मतभार को निर्धारित किया जाता है, यानी कि एक संसद के सदस्य का मतभार कितना होगा और किसी राज्य के एक विधायक का मतभार कितना होगा। इसकी गणना के लिए एक फॉर्मूला यानी कि सूत्र का निर्धारण किया गया है। उसी आधार पर मतभार को निकाला जाता है और गणना की जाती है। साथ ही साथ जो राष्ट्रपति के चुनाव में योग्यता अयोग्यता की बात है, उन पर भी हम बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इन बिंदुओं को। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि विधायक के मत के मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। अगर आवश्यकता हुई तो मैं इसे लिखकर भी समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगर इसे विस्तार से बताऊंगी तो बच्चों आप गणित तो जानते ही हैं, समझ जाएंगे। विधायक यानी कि हमारे राज्य का या किसी भी राज्य का कि विधानसभा का जो क्षेत्र होता है वहाँ से चुना गया प्रतिनिधि। तो एक विधायक के मत का मूल्य जो होता है, उस राज्य की जनसंख्या कितनी है और वहाँ की विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। हम आगे उस फार्मूला को देखेंगे। और यहाँ हम पहले ही बता चुके हैं कि हम 1971 की जनगणना को आधार मानकर चल रहे हैं और 84वें संविधान संशोधन के अनुसार हम सूत्र के अनुसार मतभार का या मत मूल्य का निर्धारण करते हैं। तो हम अगले स्लाइड में देखते हैं कि विधायक के मत मूल्य का निर्धारण किस तरह से किया जाएगा। चलिए हम बिहार राज्य का ही उदाहरण लेते हैं। तो हम मान लेते हैं अगर कि हमारे बिहार राज्य की जनसंख्या करोड़ों में है। मान लेते हैं कि 12 करोड़ होगी। हमारे विधायक कितने हैं? तो 240 हैं। तो 12 करोड़ में अगर हम 240 से भाग देते हैं तो एक संख्या हमें प्राप्त होती है। उस संख्या को हम पुनः 1000 से भाग देते हैं। इसके बाद जो इसकी प्राप्ति हमें होती है, अगर उसमें 0.5 यानी कि दशमलव में आता है 5 से ज़्यादा, तो हम उसे 1 मान लेते हैं। दशमलव में अगर 5 से कम आता है तो उसे हम 0 मान लेते हैं। हम अगली स्लाइड में इसे बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये तो हमने मौखिक रूप से उदाहरण दिया और यहाँ हम इस स्लाइड में हम देखेंगे कि मत मूल्य का निर्धारण किस तरह से होता है। मैंने ऐसे बताया आपको, लेकिन जो गणितीय है, अगर इसके बाद नहीं हो सका तो मैं फिर बोर्ड पर समझाने की कोशिश करूँगी। तो
हमने बिहार का उदाहरण दिया था। अब यहाँ जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें, जनसंख्या का आधार 1971 माना गया है। हालांकि 81 में भी जनसंख्या की गणना हुई, 91 में भी हुई, 2001 में हुई और नवीनतम जनसंख्या की गणना आने वाले दिनों में होगी। उसके बाद बहुत सी चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन अभी जो आधार है वो हमने 1971 की जनगणना को माना है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 8,38,49,905। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं मत मूल्य की गणना की, और बस हम आगे देखेंगे कि एक विधायक के मत भार को किस तरह निर्धारित किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक सांसद के मत भार को किस तरह निर्धारित किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक विधायक के मत के मूल्य का निर्धारण इस गणितीय सूत्र के द्वारा किया जाता है, जहां हम मानते हैं कि एक विधायक का जो मत का मूल्य है उस राज्य की जनसंख्या कितनी है और वहाँ विधानसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो हम उस राज्य की जनसंख्या में विधानसभा के सीटों की संख्या से भाग देते हैं, और जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम 1000 से गुणा करते हैं। यहाँ जनसंख्या का अर्थ 1971 की जनगणना से है, हालांकि जनगणना उसके बाद भी होती गई है, 81 में, 1991 में, 2001 में, और वर्तमान समय में जनगणना में थोड़ी देरी हुई है। उसके परिणाम जब जनगणना हो जाएगी तो आ जाएगी। हम एक उदाहरण के द्वारा उत्तर प्रदेश का उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के एक विधायक के मत के मूल्य का निर्धारण किया गया है। हम बिहार का भी उदाहरण ले सकते हैं कि अगर मान लिया जाए हमारे बिहार की जनसंख्या 12 करोड़ है और उसके जो विधायक हैं वो 240 हैं, तो 12 करोड़ बटा 240 गुना 1000, यानी कि इस फार्मूले से जो भी मतभार आएगा वह बिहार के एक विधायक का मतभार निर्धारित होगा। तो बच्चों, हम बात अभी हमने ये बताया, आपने देखा भी। फिर इस तरह से हम विधायक के मत का मूल्य निकाल लेते हैं। अब ये तो हुआ राज्य स्तर की बात। तो हमारे बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों का जो मतभार होता है वह कहीं बहुत ज़्यादा होता है। अब जब हम संसद के सदस्यों के मत का मूल्य निकालेंगे, वह हम किस तरह से निकालेंगे? तो अब हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्यों का जो योग होगा, यानी कि 28 राज्य हैं, तो उन सभी के विधायकों के मत मूल्य को हम अलग अलग लिखकर जोड़ेंगे और उसके नीचे जो कुल संसद के सदस्यों की संख्या है, यानी कि संसद के भी कौन से सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य हैं, जो मनोनीत हैं वो नहीं। हमने पिछली कक्षा में बात की थी मनोनीत सदस्यों की भी। तो हम मनोनीत सदस्य जो होते हैं वो मत देने के अधिकारी नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो चुने हुए सदस्य होते हैं वही सदस्य मत के देने के, वोट देने के अधिकारी होते हैं। तो हम पहले सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्यों को जोड़ेंगे और उसको संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से हम भाग देंगे, और उसके बाद जो भागफल हमें प्राप्त होगा वो एक सांसद के मत का मूल्य होगा। अगर इसका जो कहते हैं हम एक व्यावहारिक उदाहरण देखना चाहें तो हम इस आगे की स्लाइड में हम देख सकते हैं कि देखिए सांसद के मत का मूल्य का किस तरह से निर्धारण किया गया है। तो कुल निर्वाचित सांसद हमारे हैं 543 जो लोकसभा में हैं, और कुल 233 सांसद हैं राज्यसभा में जो निर्वाचित हैं, तो 776 हैं। यानी कि पूरे विधान सभा, पूरे जो हमारे देश की जो राज्य हैं उनके विधायकों के मत मूल्यों में 776 से हमने भाग जब दिया तो एक मत सांसद के मत का मूल्य भागफल के अनुसार 700
आया, ये उदाहरण है। और इसे आप 3-4 बार 5 बार जब आप रिपीट करेंगे, यानी कि बार बार करेंगे, तो आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। अब जो है मत मूल्य की बात हो गई, मत भार की बात हो गई, और हमने सांसद और विधायक दोनों के मत भार को निकालने का तरीका भी जान लिया। तो हम इसकी अब इन आधारों पे तुलनात्मक चार्ट को हम देखते हैं कि पद आधार जो है वह गणना के तरीके में शामिल है। विधायक और राज्य की जनसंख्या को मत मूल्य के निर्धारण में शामिल किया गया है। राज्य की आबादी के अनुसार अलग अलग सांसद और सभी विधायकों के कुल मत मूल्यों को शामिल किया गया है, और अंत में देश भर में सभी सांसदों का जो मतभार मूल्य है वह एक समान है। तो जब हम इन आधार पर मतभार को निर्धारित कर एक निश्चित संख्या प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद जो भी चुनाव में खड़े हुए होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में, अगर उन्हें कुल पड़े हुए वोटों का, मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं होता है, तो उनको सूची से बाहर निकाल दिया जाता है और उनके जो मत होते हैं वो बाकी बचे उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है। फिर इसी तरह आगे बढ़ती रहती है, और 1/6 की प्राप्ति अगर नहीं होती है, कुल वोटों के 1/6 भाग की प्राप्ति नहीं होती है, तो उम्मीदवार हटते जाते हैं और अंततः जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वह निर्वाचित होता है। कभी कभी राष्ट्रपति का निर्वाचन निर्विरोध भी होता है, जहां पक्ष के राजनीतिक दल जो पक्ष में हैं, जो विपक्ष में हैं, उनमें किसी भी तरह का विरोध नहीं है उम्मीदवार को खड़ा करने को लेकर, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के ही संबंध में वो निर्विरोध निर्वाचित हो सकते हैं। और हमने ये जो छंटने की प्रक्रिया बताई, यह प्रक्रिया अगर ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तब जाकर लागू होती है, और उनमें जो योग्यताएं और कुछ और जो शर्तें हैं उसे हम आगे देखेंगे। चुनाव से संबंधित शर्तें या फिर निर्वाचक मंडल में कौन कौन हो सकते हैं उनका भी हम देख लेते हैं। सारी चीज़ें हमने पहले भी बताई, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य मनोनीत नहीं, बता चुके हैं। मैंने पहले बताया कि मनोनीत सदस्य मतदान नहीं करते। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ भी अगर विधानमंडल हैं और वहाँ मनोनीत सदस्य हैं या विधानसभा में भी मनोनीत सदस्य हैं, तो वो भी मतदान में भाग नहीं लेते। साथ ही साथ दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। अब हम यहाँ एक बिंदु आता है कि सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के ही केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य क्यों? बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके सदस्यों को, या वहाँ जो प्रशासन व्यवस्था काम कर रही है वहाँ से क्यों नहीं लोग भाग ले सकते हैं? क्योंकि पुडुचेरी और दिल्ली में ही विधानसभा का गठन किया गया है, अतः वहाँ विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। इसलिए वहाँ के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने की अनुमति प्राप्त है। हमने बात की राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, तो कुछ और बिंदु जो बचे हुए हैं बच्चों, हम उनको भी थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि अगर राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं तो उन्हें अगर हटाने की व्यवस्था हो, राष्ट्रपति का चुनाव 5 सालों के लिए होता है, तो अगर अगर इस दौरान 5 वर्षों के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है तो स्वतः वह खाली हो जाता है, पुनः निर्वाचन की व्यवस्था होती है। अन्यथा अगर कोई आरोप उन पर लगाया जाता है तो हमारे संविधान में महाभियोग की व्यवस्था की गई है, और इसकी जानकारी जो हमारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद
साथ ही साथ संसद का सचिवालय है, वहाँ से 14 दिनों पूर्व इसकी जानकारी राष्ट्रपति को दी जाती है। उसके बाद जो आरोप गठित होते हैं उसमें उन्हें अपना पक्ष रखने की अनुमति दी जाती है। अगर आरोप सिद्ध होता है तो महाभियोग दोनों ही संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है विशेष बहुमत से, और इस तरह राष्ट्रपति की पदच्युति हो जाती है। हालांकि भारत के इतिहास में ऐसा मौका कभी नहीं आता। संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते उन्हें प्रदान किए जाते हैं। उनकी योग्यता के संबंध में हम ये कहेंगे कि उनकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ भारत के नागरिक होने चाहिए। वह मानसिक शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। उन किसी भी लाभ के पद पर वो नहीं होने चाहिए। अगर राष्ट्रपति के पद के लिए जब वो उम्मीदवार बनते हैं, किसी लाभ के पद पे है, तो उन्हें उससे इस्तीफा देना होता है और तभी वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन सकते हैं। लाभ के पद का अर्थ यहाँ यह है कि चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, वहाँ वो किसी भी ऐसे पद पर कार्य नहीं कर रहे हों जहाँ की उन्हें धन की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ अगर वो सांसद या विधायक हैं तो उन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने से पूर्व अपना त्यागपत्र सौंपना होता है। अपने जो कार्य पदाधिकारी हैं उन्हें अपना त्यागपत्र सौंपना होता है। इसके बाद उनकी जो विशेष चीज़ बच जाती है, एक आपातकालीन शक्तियाँ। हमारे संविधान में अनुच्छेद 352, 356 और 360 इन तीनों में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों की बात की गई है। हम 352 में जानेंगे कि उसमें कहा गया है कि देश में आंतरिक अशांति के आधार पर कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। कि राज्य की स्थिति 356 जो धारा है ये काफ़ी विवादास्पद भी रही है। राज्य की स्थिति अगर कहीं वहाँ शासन व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल रही है और राज्यपाल अगर राष्ट्रपति को यह सूचित करते हैं कि कानून विधि व्यवस्था के मुताबिक, संविधान के मुताबिक राज्य का शासन चलाना मुश्किल हो रहा है, तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और साथ ही साथ एक धारा 360 है जो वित्तीय आपातकाल की स्थिति है। अगर देश में हमारे आर्थिक आधारों को नुकसान पहुंचता है या कभी हमारी मुद्रा की स्थिति खराब हो जाती है, हम आर्थिक रूप से बहुत ही वित्तीय रूप से कमज़ोर परिस्थिति में आ जाते हैं, तो ऐसे में वित्तीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 360 के तहत की जा सकती है। इस समय जो राज्य या देश का शासन है अस्थायी रूप से उसके प्रमुख राष्ट्रपति हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति से संबंधित हमने कई बातें की। आगे हम भारत के राष्ट्रपति की सूची क्रमवार, आज़ादी के बाद से जो क्रमवार सूची है हम उसे प्रदर्शित करेंगे। आप बच्चों इसे कई बार देख सकते हैं, आपके जहन में बहुत ही मजबूती से ये याद हो जाएगा। तो हमारी जो तकनीकी टीम है SCERT की, उसने बड़ी मेहनत से इसे बनाया है और आगे हम उपराष्ट्रपति के कार्य शक्तियों की भी बात करेंगे। तो आज का जो ये अध्याय है मैं इसे यहीं समाप्त करती हूँ और आपके प्रश्नों का इंतज़ार रहेगा। इससे पहले कि हम उपराष्ट्रपति की चर्चा करें, हम राष्ट्रपति के उम्मीदवार की सूचियों को देखते हुए इस कक्षा को समाप्त करते हैं। नमस्कार।